नमस्कार, मैं अश्विनी वानखड़े। स्वागत है आपका कृषि न्यूज में। आइए नजर डालते हैं कृषि से जुड़ी सबसे बड़ी खबरों पर। रुक करते हैं पहले हेडलाइंस की ओर। विजय संकल्प सभा से पीएम मोदी ने तेलंगाना के किसानों को बड़ी सौगात दी। 423 करोड़ रुपए की लागत से पानी पर तैरने वाला सोलर पावर प्लांट हुआ तैयार। फार्मिंग फ्रंट बनेगा तेलंगाना। परंपरागत फसल छोड़कर ताड़ की खेती करेंगे किसान। दिल्ली में मानसून के दौरान लगाए जाएंगे 10,000 चंदन के पौधे। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिए निर्देश। तो वहीं दिल्ली में अगले कुछ दिनों तक मौसम नहीं रहेगा शुष्क। दिल्ली में कभी धूप तो कभी बारिश की है उम्मीद। अब खबरें विस्तार से। भारत में ऊंट की 9 मुख्य नस्लें पाई जाती हैं। राजस्थान में बीकानेरी, मारवाड़ी, जालरी, जैसलमेर और मेवाड़ी नस्लें पाई जाती हैं और इसके अलावा गुजरात में कच्छी और खरई नस्लें पाई जाती हैं। वहीं मध्य प्रदेश के मालवी नस्ल के ऊंट देखने को मिलते हैं। व्यापारिक स्तर पर ऊंट की बीकानेरी और जैसलमेर नस्ल काफी उपयुक्त मानी गई है क्योंकि इनमें शुष्क पर्यावरण में जीने की जबरदस्त क्षमता पाई जाती है। भारत के साथ बाकी देशों में भी इसकी काफी मांग है। हालांकि सरकार ने ऊंटों के निर्यात पर अभी प्रतिबंध लगा दिया है। तो वहीं सरकार ने ऐसा ऊंटों की कमी होती संख्या को रोकने के लिए किया है। तो वहीं आपको बता दें कि सरकार द्वारा ऊंट पालकों की सहायता के लिए समय समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का रुझान इस पालन की तरफ बढ़े और ऊंटों की संख्या में भी इजाफा हो। आपको बता दें कि कई सारी बीमारियों में डॉक्टर्स ऊंट के दूध के सेवन करने की सलाह देते हैं। बाजार में ऊंट दूध की मांग अच्छी खासी बनी रहती है। विशेषज्ञों के अनुसार व्यवसाय की शुरुआत में ऊंटों की संख्या कम रखें और बाद में ऊंटों की संख्या अपने हिसाब से बढ़ाते रहें तो आप पाएंगे कि मुनाफा धीरे धीरे लागत से कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। अन्य सभी क्षेत्रों की तरह खेती भी आधुनिकता के दौर से गुजर रही है। खेती करते वक्त तकनीकों का प्रयोग होना शुरू हो गया है और अलग अलग आधुनिक तरीके की खेती की मशीनें भी आने लगी हैं। इससे काफी हद तक किसानों की मुश्किलें और लागत में भी कमी आई है। हालांकि भारत में बड़े पैमाने पर लघु और सीमांत किसान रहते हैं और इन्हीं किसानों की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वे महंगी कीमतों पर कृषि की मशीनें खरीद सकें। ऐसे किसानों की मदद करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से फार्म मशीनरी सॉल्यूशन ऐप लॉन्च किया गया। इस ऐप का उपयोग कर किसान किराए पर कृषि यंत्र खरीदकर खेती में अपना मुनाफा बढ़ा सकते हैं। इस ऐप को भारत सरकार के कृषि और कल्याण मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया है। किसान इस ऐप के माध्यम से ट्रैक्टर, टीलर, रोटावेटर जैसी तमाम मशीनें किराए पर ले सकते हैं। सबसे पहले किसानों को इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा, फिर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। अगर किसान कृषि यंत्र किराए पर लेना चाहते हैं तो उसे यूजर कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर मशीनरी किराए पर देना चाहते हैं तो सर्विस प्रोवाइडर की कैटेगरी में जाकर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। आपको बता दें कि फिलहाल ये ऐप 12 भाषाओं में उपलब्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को हैदराबाद में आयोजित बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित किया और इस दौरान सभा में उपस्थित लोगों को देखते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आप इतनी ज्यादा संख्या में मुझे सुनने आए हैं, मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं। पीएम ने कहा कि तेलंगाना पुण्य स्थली है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारा प्रयास है कि तेलंगाना के किसानों का जीवन आसान हो। हम इसके लिए काम कर रहे हैं। किसानों को धान के लिए लागत का 1.5 गुना दिया गया है। खेती या उद्योग को हर सेक्टर के लिए आधुनिकीकरण जरूरी है। डॉक्टर वीवी सदामते, फॉर्मर एडवाइजर ऑफ एग्रीकल्चर प्लानिंग कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कृषि जागरण के ऑफिस का दौरा किया। आपको बता दें कि डॉक्टर वीवी सदामते के पास कृषि क्षेत्र में 45 वर्षों से भी अधिक का अनुभव है। यह अनुभव कृषि में उनके समग्र प्रदर्शन से प्राप्त हुआ क्योंकि उन्होंने पुणे कृषि कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली से कृषि विस्तार में पीएचडी किया। कृषि जागरण टीम उत्साहित महसूस करती है क्योंकि उन्होंने पूरी टीम के साथ बातचीत की और कृषि पर महत्वपूर्ण प्रमुख बिंदुओं को एक नए डोमेन के रूप में प्रस्तुत किया। उनके भाषण के अंत में जून महीने के परफॉर्मर ऑफ द मंथ को भी पुरस्कृत किया गया। आप जानते हैं कि किसानों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए एक 4-5 प्रमुख माध्यम है, जिसमें से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के थ्रू इन्फॉर्मेशन जाती है। दूसरा, अपने कृषि विज्ञान केंद्र के थ्रू इन्फॉर्मेशन जाती है किसानों तक। कई जगह फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशंस है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है और कई जगह हमारे जो प्रगतिशील किसान हैं वो भी कृषि प्रसार में काफ़ी योगदान करते हैं। उसके अलावा हमारे प्राइवेट सेक्टर में इनपुट कंपनीज है, फर्टिलाइज़र कंपनीज है, सीड है,
इनके जो हमारे उद्यमीज है वो भी किसानों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। अब हमारा सबमिशन यही रहेगा कि जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है, चाहे वो सीड की हो, फर्टिलाइज़र की हो, वैरायटी के बारे में हो, हम उसको प्रॉपरली समझें, हम उसको अपने खेतों में ट्राई करके देख लें और अगर वो इन्फॉर्मेशन काफ़ी आपको इकोनॉमिकली अच्छी लगती है तो फिर उसको वाइड स्केल में अडॉप्ट कर लें। यही एक एक्सटेंशन की एक प्रक्रिया होती है। उसके अलावा आपको ये भी देखना है कि जो भी आपके तकनीकी प्रॉब्लम्स है या जो फीडबैक है आपका, वो भी हमारे शोध संस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ है, ICAR के इंस्टीट्यूट्स है, वहाँ तक पहुँचे। तो इन 2-3 बातों पर ध्यान रखना है कि हमें इंफॉर्मेशन आती है कहाँ से। आजकल सोशल मीडिया भी बहुत एक्टिव है, उसमें रेडियो है, प्रिंट मीडिया है, न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं। लेकिन ये ज़रूर देखना पड़ेगा कि जो हमारे खुद की खेती के लिए कौन सी इंफॉर्मेशन है और किस प्रकार से हम उसका अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो 3 बातें मैंने कही। एक तो इन्फॉर्मेशन आपको आती किस सोर्स से है, उसको किस प्रकार से हमें अपने खेतों पर ट्राई करना है, अडॉप्ट करना है, और तीसरा मैंने माध्यम आपको बताया था कि कई प्राइवेट सेक्टर के थ्रू भी हमारे पास जो कृषि की जानकारी आती है उसको भी हम ट्राई करके या अपने खेतों में ट्राई करके देख लें। लास्ट में मैं यह कहना चाहूँगा कि एग्रीकल्चर के साथ साथ हमें एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर, फलों की खेती, फूलों की खेती, इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा ताकि किसानों की आमदनी उसी से ही बढ़नी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए जिलों में विशेष प्रचार किया जा रहा है। प्रचार वाहनों के माध्यम से ये प्रचार उत्तराखंड में 7 जुलाई तथा यूपी के अलीगढ़ में 10 जुलाई तक चलाया जाएगा। इस प्रचार का मुख्य उद्देश्य राज्य के किसानों को योजना के प्रति जागरूक करना है। तो वहीं जनपद अलीगढ़ में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का प्रचार जोरों शोरों से किया जा रहा है। आपको बता दें कि यह कार्यक्रम 10 जुलाई तक चलाया जाएगा, जिसमें जिले के 150 गांवों तक प्रचार वाहनों के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जाएगा। तो वहीं इस योजना के लिए एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड को अधिकृत किया गया है। किसान खरीफ फसलों जैसे धान, बाजरा, अरहर और मक्के के लिए 31 जुलाई तक बीमा करवा सकते हैं। शरद ऋतु 2023 में किसानों के लिए कीटनाशक मुक्त गेहूं की किस्में उपलब्ध होने के लिए तैयार हैं, क्योंकि यूके के एक प्लांट ब्रीडर ने फसल की 2 मुख्य कीट समस्याओं के प्रतिरोध के साथ पहले गेहूं की किस्में विकसित की हैं, जिन्हें अक्सर स्प्रे उपचार की जरूरत होती है। RAGT सीड ग्रुप ने 2 नई हार्ड फीलिंग फीड विंटर वीट किस्में विकसित की हैं, जो BYDAV और ऑरेंज वीट ब्लॉमस मीज दोनों के लिए प्रतिरोधी है, और ये उनके गुणों को तेजी से ट्रैक कर रहा है ताकि उत्पादकों को अगले साल उन्हें ड्रिल करने और 2024 में फसल काटने की अनुमति मिल सके। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन द्वारा तेलंगाना के रामंगुंडम शहर में देश के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का काम पूरा कर लिया गया है। हाल ही में इस प्रोजेक्ट के बनने की घोषणा की गई थी और बताया गया है कि इससे तेलंगाना के रामंगुंडम शहर में 100 मेगावाट बिजली मिलेगी। इस पानी पर तैरने वाले अद्भुत सोलर वाटर पावर प्रोजेक्ट को 423 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। रामंगुंडम लेक के 500 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है और इस पूरे पावर प्लांट को 40 ब्लॉक में बांटा गया है और सभी ब्लॉक 2.5 बिजली मेगावाट बनाएंगे, जिससे दक्षिण क्षेत्र में फ्लोटिंग सोलर कैपेसिटी का कमर्शियल उत्पादन बढ़कर 217 मेगावाट हो जाएगा। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी को पश्चिम बंगाल की उलबेरिया लोकसभा सीट का प्रभारी और संयोजक नियुक्त किया गया है। कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई करते हुए कैलाश चौधरी ने कहा कि पश्चिम बंगाल के बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश ममता सरकार की दमनकारी नीतियों से भी काफी
कम नहीं होगा, अपितु उसका कड़ा जवाब देने के लिए दोगुने उत्साह में कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। और इसके बाद कैलाश चौधरी ने उलूबेरिया लोकसभा से संबोधित मुद्दों और क्षेत्र में केंद्र सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन सहित विभिन्न विषयों पर लोकसभा कोर कमेटी के सदस्यों के साथ चर्चा की और उलूबेरिया में बीजेपी के मंडल और विभिन्न मोर्चों के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ संगठनात्मक गतिविधियों और विषयों के संदर्भ में संवाद किया। आपको बता दें कि बीजेपी कार्यकर्ता अपने परिश्रम और राष्ट्रवादी विचारधारा के आधार पर पश्चिम बंगाल में सुशासन लाने के लिए आशान्वित हैं। ओडिशा सरकार कृषि और कृषि से संबंध क्षेत्रों के विकास के लिए आवंटन 25,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था करने जा रही है। साल 2022 और 23 के पूर्ण बजट को लेकर प्रदेश सरकार ने कृषि और स्वास्थ्य क्षेत्र को प्रमुखता दी है। दरअसल कोविड-19 महामारी के कारण पिछले 2 वर्षों के दौरान एक अलग कृषि बजट की प्रस्तुति बंद हो गई थी और इसके चलते अब राज्य सरकार ने इसे पूर्ण बजट फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने वोट ऑन अकाउंट पेश करते हुए कृषि और संबंध क्षेत्रों के लिए 20,344 करोड़ रुपए के आवंटन का अनुमान लगाया था। पूर्व राज्यसभा सदस्य डॉक्टर सुभाष चंद्र हिसार जिले के आदमपुर क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे। यहाँ वे 12 से ज्यादा कार्यक्रमों में शामिल हुए। डॉक्टर सुभाष चंद्र ने सबसे पहले गांव सदलपुर में सुभाष चंद्र फाउंडेशन की तरफ से खोले गए फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी के बीज बिक्री केंद्र का उद्घाटन किया और इस सेंटर को खोले जाने का उद्देश्य आसपास के किसानों को सस्ते दामों पर बेहतर क्वालिटी का बीज उपलब्ध करवाना है ताकि किसानों की आमदनी में और इजाफा हो सके। उन्होंने सदलपुर में ही वीडियो रूट पर सिंचाई के लिए खेतों में बनाए गए पक्के खाल का उद्घाटन भी किया और इसके अलावा डॉक्टर चंद्रा ने खारा बरवाला के शमशान घाट में पार्क की शुरुआत करने के अलावा मंडी आदमपुर की कपास मंडी में आयोजित ग्राम स्वराज कार्यक्रम में शिरकत की। कर्नाटक के किसानों ने लस्सी, दही, पनीर और छाछ के साथ साथ कृषि मशीनरी सहित डेयरी वस्तुओं पर कर लगाने के जीएसटी परिषद के फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई है। राज्य गन्ना उत्पादक संघ के प्रमुख उर्बुर शांता कुमार ने कहा कि जुआ और रेसिंग पर कर नहीं बढ़ाने के बावजूद सरकार ने कृषि समुदायों और दूध उत्पादकों को निशाना बनाया है। भारत सरकार की ओर से चलाए जा रहे मिशन पाम ऑयल से ज्यादा तटीय इलाकों को जोड़ा जा रहा है और इसी कड़ी में तेलंगाना के आदिलाबाद जिले ने पाम की खेती को लेकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। यहाँ के किसान अब दोगुना लाभ कमाने के लिए पारंपरिक फसलों की खेती के बजाय ताड़ की खेती की ओर रुख कर रहे हैं। आदिलाबाद जिले के किसानों को देखकर अब दूसरे राज्य के किसानों भी पाम की खेती करने के लिए रुचि दिखा रहे हैं। दरअसल केंद्र और राज्य सरकार इस कदम के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर रही है और राज्य में 3,876 एकड़ की नर्सरी में 1,93,000 उन्नत किस्म के पौधे तैयार किए जा रहे हैं। कृषि अधिकारी भी किसानों को 1,368 एकड़ में पाम की खेती के लिए जल्द 64,800 पौधों का वितरण करेंगे, जिससे किसानों को बेहतरीन क्वालिटी के ताड़ की खेती करने में खास मदद मिलेगी। मुथलामाड़ा जिले के आम के किसानों और व्यापारी पिछले कुछ वर्षों से फसल आपदाओं से उबरने में मदद करने के लिए मानसून पर भरोसा कर रहे हैं। पिछले 2 वर्षों से बेमौसम बारिश और अभूतपूर्व रूप से बड़े पैमाने पर थ्रिप्स के हमले ने राज्य के आम के शहरों में फसलों को लगभग नष्ट कर दिया है। हालांकि आत्मविश्वास के एक असाधारण प्रदर्शन में दर्जनों किसानों ने अगले सीजन की तैयारी के लिए अपना काम शुरू कर दिया है। मौसम और थ्रिप्स को मात देने के लिए किसानों ने 1 महीने पहले पेड़ों की छटाई और खाद डालना शुरू कर दी है। तो वहीं दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पार्क और उद्यान का रखरखाव करने वाली और भू स्वामित्व रखने वाली एजेंसियों को इस मानसून सत्र के दौरान 10,000 चंदन वृक्ष लगाने का निर्देश दिया है, जिससे उनकी भू संपदा में आय हो सकेगी। दरअसल उपराज्यपाल के सचिवालय राजनिवास से जारी बयान में कहा गया कि दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली पार्क और उद्यान सोसाइटी, दिल्ली जैव विविधता सोसाइटी और अन्य को सलाह दी जाती है कि मौजूदा मानसून सत्र में चंदन के वृक्ष लगाने के कार्य को पूरा किया जाए। तो वहीं दिल्ली एनसीआर में मानसून के एंट्री के बाद से बारिश पर कुछ ब्रेक लग गया है। राजधानी में कुछ ही जगहों पर हल्की बारिश हुई है, वहीं नोएडा के कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी के बाद उमस से लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। गुड़गांव में तो स्थिति यह है कि बादल उमड़ घुमड़ तो रहे हैं लेकिन बरस नहीं रहे हैं। तो वहीं मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली में मंगलवार से फिर से बारिश की वापसी हो सकती है। तो वहीं मौसम विभाग ने फरीदाबाद और बल्लभगढ़ के अलावा सोनीपत में भी गरज के साथ हल्की बारिश होने का अनुमान जताया है। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।